नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं अंशु कुमार। दोस्तों, यहां पर हम आपको कृषि, खेतीबाड़ी, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलावों के बारे में बताते हैं। साथ ही रोजगार और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं हमारी आज की देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलू की कीमतों में आने वाली तेजी की, जानेंगे इलायची के बढ़ते निर्यात मांग का असर, बताएंगे कपास उत्पादन के बारे में, समझेंगे कॉमन सर्विस सेंटर का उद्देश्य, साथ ही बात करेंगे बेवर खेती के फायदे के बारे में। अप्रैल मई के दौरान आलू की कीमतों में जोरदार इजाफा देखा जा सकता है। 5 से 10 रुपए किलो मिलने वाले आलू के दामों में 18 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आलू की कीमतें अप्रैल मई तक 50 से 65% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन घटने से इसकी कीमतें 18 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं। चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन 108 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है। इसके अलावा राज्य में आलू की फसल पर कीट का प्रकोप भी देखा गया है। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू के दामों में पिछले कुछ हफ्तों में 40% तक की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इलायची की निर्यात मांग बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में इलायची की कीमतों में महंगाई का असर देखा जा सकता है, लेकिन इलायची का उत्पादन पिछले साल के जितना ही होने का अनुमान लगाया गया है। इस साल इलायची की निर्यात मांग में इजाफा देखा जा रहा है, जिस वजह से इलायची के भाव में तेजी आने की उम्मीद है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 की पहली छमाही के दौरान देश से इलायची के निर्यात में करीब 120% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान देश से 2025 टन इलायची का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 की पहली छमाही के दौरान देश से सिर्फ 921 टन इलायची का निर्यात हो पाया था। वहीं इलायची का उत्पादन लगभग पिछले साल के जैसा ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के सर्वांगीण विकास एवं निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता विकास समन्वय समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का बिहार सरकार को लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इन योजनाओं से बिहार के किसान और कृषि का विकास होगा। बिहार सरकार अन्य राज्यों की तरह यहाँ के किसानों को कृषि ऋण के मामले में राहत प्रदान करे। बिहार के किसानों को 7% की ब्याज दर में जो ऋण मिलता है, उसका लगभग 3% ब्याज राहत केंद्र सरकार से दिया जाता है। जूट के घटते रकबे में सुधार लाने के लिए सरकार ने जूट के एमएसपी में 18.5% की बढ़ोतरी कर दी है। साल 2016-17 के लिए देश में जूट का एमएसपी बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार ने जूट के एमएसपी में 18.5% की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले कुछ सालों में देश में जूट की खेती में कमी आई है और जूट किसानों के हितों को देखते हुए सरकार ने इसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2015-16 के दौरान देश में जूट का रकबा 50,000 हेक्टेयर घटकर 7.5 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने की वजह से अगले सीजन में जूट का रकबा बढ़ने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार में 40 लाख से ज्यादा किसान जूट की खेती से जुड़े हुए हैं और जूट उद्योग 3.75 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। कम बारिश के कारण भले ही इस साल देश में कपास का उत्पादन घटने का अनुमान लगाया जा रहा हो, लेकिन अगले साल कपास का उत्पादन बढ़ना लगभग तय है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बीके मिश्रा के मुताबिक इस साल देश में भले ही कपास का उत्पादन कम हुआ है,
लेकिन अगले साल देश में कपास की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है और उत्पादन 380 लाख गांठ तक पहुंच सकता है। गोवा में हुए कॉटन सेमिनार के दौरान बीके मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। वहीं इस साल देश में बरसात की कमी की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में कपास की फसल पर कीटों का प्रकोप बढ़ा है और पैदावार में भारी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। कॉटन एडवाइजरी बोर्ड के मुताबिक इस साल देश में कपास की पैदावार करीब 28 लाख गांठ घटकर 352 लाख गांठ होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी क्वैट के मुताबिक भी साल 2015-16 में सरसों की पैदावार 65 लाख टन तक पहुंच सकती है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के मुताबिक 2015-16 के दौरान देश में सरसों का उत्पादन बढ़कर 64 से 65 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि पिछले साल देश में सिर्फ 52 लाख टन सरसों पैदा हुई थी। यानी इस साल देश में करीब 12 से 13 लाख टन ज्यादा सरसों पैदा होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 68.35 लाख टन सरसों पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही क्वैट अगले महीने 19 से 20 मार्च को दिल्ली में तेल और तिलहन पर अपना सालाना सेमिनार करने जा रही है, जिसमें देश की तेल और तिलहन इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। आलू के बम्पर उत्पादन से किसान जहां अपनी लागत से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं इसके साथ ही किसान अब अगेती भिंडी की खेती करके भी मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय बाजारों में भिंडी की मांग बढ़ जाती है। फरवरी महीने में किसान भिंडी की अगेती फसल लगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि बाजार में अगेती भिंडी की मांग बढ़ जाती है। इसीलिए किसान फरवरी से मार्च तक अगेती किस्म की भिंडी बो सकते हैं। अगेती भिंडी की खेती सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। अगेती भिंडी की बुआई मार्च में की जाती है, जो कि इस फसल के लिए उपयुक्त समय है। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे किसानों के उत्थान से जुड़ी सरकार की नई पहल के बारे में। केंद्र सरकार ने किसानों को सिंचाई में मदद के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना को ट्रायल के तौर पर उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में लागू किया गया है। योजना के तहत सभी जिलों के कृषि अधिकारियों से 31 मार्च तक जिला सिंचाई योजना मांगी गई है। इस ट्रायल योजना की सफलता के बाद इसे दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश डायरी में। दोस्तों, किसानों की तकदीर बदलने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने वाली है, जिसे सफल होने पर राज्य स्तरीय बनाया जाएगा, जिसके बाद ना तो सूखे से फसल बर्बाद होगी और ना ही किसान कर्जदार होंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को सिंचाई में मदद के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना को ट्रायल के तौर पर उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में लागू किया गया है। योजना के तहत सभी जिलों के कृषि अधिकारियों से 31 मार्च तक जिला सिंचाई योजना मांगी गई है। इस ट्रायल योजना की सफलता के बाद इसे दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा। फिर प्रदेश स्तर पर इस योजना को बनाया जाएगा। योजना के अंतर्गत जिले में सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति लाना है, ताकि हर किसान के खेत में पानी पहुंच सके। इस योजना के तहत सबसे पहले जिले के किसानों का सर्वे होगा, सिंचाई के संसाधनों की स्थिति परखी जाएगी और जल स्तर भी मापा जाएगा। बुनियादी परियोजनाओं की रफ्तार आंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयला, सड़क और बिजली क्षेत्र की समीक्षा करेंगे, जिसके लिए 4 मार्च को इन तीनों मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयला, सड़क और बिजली क्षेत्र के लिए बनाई गई परियोजनाओं की ताज़ा स्थिति का आकलन करने के लिए 4 मार्च को बैठक करेंगे। इस बैठक में इन तीनों मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें नवीन और अक्षय ऊर्जा सचिव को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। बैठक में शामिल होने वाले सचिव अपने अपने क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं की ताज़ा स्थिति का ब्यौरा पेश करेंगे।
साथ ही सचिवों को पिछले 2-3 महीनों में इन परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालयों की ओर से उठाए गए कदमों का विवरण भी देना होगा। ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया जीरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 अमेरिकी डॉलर प्रति टन बिक सकता है, जिसमें राजस्थान एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इंडियन स्पाइस एंड फूडस्टफ एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भास्कर शाह के मुताबिक भारतीय ऑर्गेनिक जीरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 अमेरिकी डॉलर प्रति टन बिक रहा है। ऑर्गेनिक जीरे की पैदावार में राजस्थान बड़ी भूमिका निभा सकता है। जोधपुर मुख्य जीरा मंडी व्यापार संघ द्वारा आयोजित ऑल इंडिया जीरा सेमिनार 2016 में भास्कर शाह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में मूंगफली और तिल की पैदावार होती है, जिसकी वजह से इसके तत्काल बाद जीरे की बुआई की जाए तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं होगा। लेकिन राजस्थान में स्थिति अलग है। राजस्थान के किसानों को साक्षर किया जाए तो यहाँ पूरी तरह से जीरे की ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। आधुनिक खेती में फसल की बुआई से लेकर उसकी निराई गुड़ाई सभी तरह का ख्याल रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही इन फसलों की उपज मौसम पर भी निर्भर करती है। वहीं बेवर खेती एक ऐसी खेती है जिसे ना सूखा प्रभावित कर सकती है और ना ही बाढ़। इस साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं, मगर दोनों राज्यों में रहने वाले बैगा और पहाड़ी कोरवा आदिवासियों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये आदिवासी पुराने समय से ही बेवर खेती कर रहे हैं। बेवर खेती यानी जमीन जोते बिना उसमें 56 तरह के पारंपरिक बीजों के सहारे खेती करना। बेवर खेती में कम से कम 16 अलग अलग तरह के अनाज, दलहन और सब्जियों के बीज लगाए जाते हैं, जिसमें वो बीज होते हैं जो अधिक बारिश हुई तो भी उग जाएंगे और कम बारिश हुई तो भी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। इस खेती में खाद और कीटनाशक दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में शोध और खोज को लेकर 2 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एमिटी विश्वविद्यालय के संस्थापक और पदाधिकारियों समेत देश भर से आए हुए कृषि वैज्ञानिक, कृषि से जुड़े उद्योगपति, छात्र और किसान शामिल हुए। खेतों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करते हुए खाद्य पदार्थों को कैसे संरक्षित और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, मौजूदा समय में ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित अमेठी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में शोध और खोज को लेकर 2 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अमेठी विश्वविद्यालय के संस्थापक और पदाधिकारियों समेत देश भर से आए हुए कृषि वैज्ञानिक, कृषि से जुड़े उद्योगपति, छात्र और किसान शामिल हुए, जिसका उद्देश्य खेती में संतुलित रसायनों से संरक्षित खाद्य पदार्थ और सुरक्षित पर्यावरण था। हम अभी अमेठी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, क्योंकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अभी महत्वपूर्ण हो रहा है पूरा दुनिया में, क्योंकि पेस्टिसाइड से ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होता है और दी फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने में भी ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए दुनिया इसके ऊपर सोच रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देंगे, जिसमें हमने अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, उन्होंने अभी ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें हमने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, ये सब हमने ह्यूमन रिसोर्स दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में बाघों के संरक्षण पर 3रे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में TRCS यानी टाइगर रेंज देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को बाघों के संरक्षण पर होने वाले 3रे 3 दिवसीय एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन की प्रस्तावना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अलावा भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया और रूस, इन 4 टाइगर रेंज देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जावड़ेकर ने कहा कि पूरे विश्व में
सिर्फ 13 ऐसे देश हैं जिनके जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। 12 अप्रैल को आयोजित होने वाले सम्मेलन में सभी TRCS देश इसके संरक्षण और इस ओर किए गए अपने उच्च प्रयासों और सफलता की कहानी कहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वास्थ्य और मृदा कार्ड के बारे में। मुगल गार्डन में दिल्ली विश्वविद्यालय उद्यान समिति द्वारा 98वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 700 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कैक्टस, हर्बल, ब्राह्मी, स्टेरियाग्मा यानी शुगर प्लांट, बूटी, हरड़, आंवला आकर्षण के केंद्र थे। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण केंद्र कैक्टस पौधा रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में मछली पकड़ने के कानून में किए गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा इस पर पेश किया गया विधेयक पारित कर दिया गया है। इस कदम को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर जोर देने की परिकल्पना के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में मछली पकड़ने के कानून मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 1987 में किए गए संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए कानून में मछली पकड़ने के लिए तटीय सुरक्षा को बढ़ाने, बेहतर नियमों और प्रबंधन के जरिए मछुआरों के समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भी यंत्रीकृत मछली पकड़ने की नाव का मालिक समुद्र की तटीय रेखा के 5 मील के बाहर मछली नहीं पकड़ सकता। इसका उल्लंघन करने पर मछुआरों को 15,000 तक का जुर्माना दंड के तौर पर देना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसी सभी नावों के मछुआरों के पास मछली पकड़ने जाते समय ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने मृदा कार्ड की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के कृषि सचिवों और कृषि निदेशकों के साथ बैठक की। बैठक में छोटे पोर्टेबल प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने और पंचायत स्तर पर इनकी स्थिति को सुधारने का निर्देश भी दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्यों के कृषि सचिवों और कृषि निदेशकों के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम की समीक्षा की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसका उद्देश्य मृदा जांच आधारित और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना है, ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सकें। साल 2015-16 के लिए 100 लाख मृदा नमूने एकत्रित करके किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए इनकी जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के साथ विचार विमर्श के दौरान ये देखा गया है कि कुछ राज्यों ने नमूना एकत्रण में अच्छा कार्य किया है। मेल फीमेल की तरह ही थर्ड जेंडर भी जीवन बीमा पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में इसकी शुरुआत की है। देश के करीब 70% जीवन बीमा मार्केट कवर करने वाली कंपनी LIC अब थर्ड जेंडर को भी पॉलिसी बेचेगी। इसके लिए फॉर्म में मेल और फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को मान्यता दिए जाने के 2 साल बाद LIC ने ये कदम उठाया है। भारतीय पासपोर्ट में ये ऑप्शन 10 साल पहले साल 2005 में दिया गया था। LIC ने जहां इस कदम को आसानी के साथ लागू कर दिया, वहीं ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस ऑप्शन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका कारण है कि LIC जेंडर के हिसाब से अलग प्रीमियम चार्ज नहीं करती है, मगर दूसरी कंपनियां जीवन प्रत्याशा ज्यादा होने के चलते फीमेल से कम चार्ज करती हैं। आंदोलनकारियों के आंदोलन में अक्सर सरकारी वस्तुओं की तोड़फोड़ की जाती है। इस मुद्दे को गंभीरता से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने नए प्रावधान जारी कर दिए हैं, जिसके तहत तोड़फोड़ करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक रविंद्र नायक ने आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी बसों को जलाने और उसमें तोड़फोड़ करने जैसे अन्य मामलों को गंभीरता से लेते हुए सूबे के सभी DM,
वह एसएसपी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी बस में तोड़फोड़ करने व उसे जलाने के मामलों में दोषी पाए जाने वाले छात्रों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर आम आदमी ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसको भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस निर्देश को जारी किया गया है। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में राजकमल प्रकाशन समारोह हुआ, जिसमें लंदन की 29 साल की अनुराधा बेनीवाल को आजादी मेरा ब्रांड पुस्तक के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में राजकमल प्रकाशन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें राजकमल प्रकाशन के अलावा राधा कृष्णन प्रकाशन और भारती प्रकाशन शामिल थे। देश की आजादी से कुछ महीने पहले 1947 में राजकमल प्रकाशन की स्थापना हुई। 28 फरवरी को हर साल ये समारोह आयोजित किया जाता है। इस समारोह में युवा लेखकों को सम्मानित किया जाता है। राजकमल प्रकाशन ने अब तक एक समूह का रूप ले लिया है। जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया है और व्याख्यान जिस भद्र महिला ने जो विदेश में प्रोफेसर हैं, वो दोनों याद रहेंगे मुद्दत, जिसे कहते हैं मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ, लोग याद करेंगे। जो बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी लोग, साहित्यकार आए थे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे आयोजन बार बार होते रहेंगे। मुगल गार्डन दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय उद्यान समिति द्वारा वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें 35 कॉलेजों ने और 13 स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बागवानी विभाग के प्रबंधक डॉक्टर वीपी सिंह ने की। मुगल गार्डन में दिल्ली विश्वविद्यालय उद्यान समिति द्वारा 98वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 700 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कैक्टस, हर्बल, ब्राह्मी, स्टेरियादमा यानी शुगर प्लांट, बूटी, हरड़, आंवला आकर्षण के केंद्र थे। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण केंद्र कैक्टस पौधा रहा। पुष्प प्रदर्शनी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को वाइस चांसलर्स कप दिए गए। इस प्रदर्शनी में 150 से अधिक फूलों की प्रजातियां प्रदर्शित की गई। इस आयोजन में आईपी यूनिवर्सिटी के कुलपति अनिल त्यागी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बागवानी विभाग के प्रबंधक डॉक्टर वीपी सिंह ने की। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक खेती बाड़ी, कृषि विकास और तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।